अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन यानी हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल एजुकेशन की हिस्ट्री को हम बेसिकली 7 डिफरेंट इराज में डिवाइड कर सकते हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इराज में स्पेशल लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म का ट्रीटमेंट रवा रखा गया। इसी वजह से हमने इसको 7 डिफरेंट इराज में डिवाइड किया है, जिसमें से हम फर्स्ट जो 4 इराज हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। दैट वर द इरा ऑफ एक्सक्लूजन, एक्सटर्मिनेशन एंड अबैंडनमेंट। नंबर 2 द इरा ऑफ एक्सेप्टेंस एज अ सब्जेक्ट ऑफ अम्यूजमेंट एंड यूज़। नंबर 3 द इरा ऑफ प्रोहिबिशन, लीगल डिस्क्रिमिनेशन एंड विचक्राफ्ट। एंड नंबर 4 द इरा ऑफ सिंपथी, असाइलम्स एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। 5th इरा था द इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी द इरा ऑफ स्पेशल स्कूल्स। स्पेशल स्कूल्स के हवाले से हमने बात की थी कि स्पेशल स्कूल्स 3 जो डिसेबिलिटी की कैटेगरीज थी, दैट वर डेफ एंड डिफेक्टिव, ब्लाइंड एंड मेंटली रिटार्डेड। इन पर तवज्जो ज़्यादा गई थी, इनके हवाले से पहले स्कूल्स बने थे, इसलिए हमने एक एक करके इनको डिस्कस करना स्टार्ट किया था। और प्रीवियस वीडियो में मैंने हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन फॉर द डेफ यानी हियरिंग इम्पेयर्ड उसको डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं हिस्ट्री ऑफ स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड उसे स्टार्ट करूँगा कि ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशल एजुकेशन का बाकायदा आगाज़ कब हुआ, यानी इनके लिए आइसोलेटेड सेटिंग्स यानी स्पेशल स्कूल्स किसने कब कब बनाए और इसमें फर्दर डेवलपमेंट्स कैसे कैसे आती गई। तो ब्लाइंड लोगों की स्पेशल एजुकेशन या इनके लिए स्पेशल स्कूल्स सबसे पहले बनाने का जो सहरा है वो फ्रांस के सर जाता है। यहाँ के एक एजुकेशनिस्ट वैलेंटीन हॉय ने 1784 में ब्लाइंड बच्चों के लिए पहला स्पेशल स्कूल बनाया। वैलेंटीन हॉय ने स्ट्रीट चिल्ड्रन जो बैगिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या स्लेवरी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे या इवन प्रोस्टिट्यूशन में जिनको ज़बरदस्ती धकेला जा रहा था, उनको इसने इकट्ठा किया और इनको जो ज़्यादा डिग्निफाइड वेज ऑफ अर्निंग है उनके लिए तैयार करना शुरू किया। और इनकी स्पेशल एजुकेशन के लिए पहला 1784 में पहला स्पेशल स्कूल बनाया, स्पेशल स्कूल फॉर द ब्लाइंड, पेरिस में। ठीक है जी। इसने इनिशियली इसका सिलेबस रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक और वोकेशनल स्किल्स रखी। वोकेशनल स्किल्स में तमाम वो पेशेवराना एक्टिविटीज़ या स्किल्स आ जाती हैं छोटी छोटी, जिनके ज़रिए आप रोज़मर्रा अपनी कोई अर्निंग कर सकते हैं, जैसे कोई कुर्सियाँ बनना या मोमबत्तियाँ बनाना या सादा सादा जो काम जो ब्लाइंड लोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की वोकेशनल स्किल्स, म्यूज़िक और रीडिंग एंड राइटिंग बेसिक लेवल की वो इसने उनको सिखाना स्टार्ट किया। और इस मकसद के लिए इसने एम्बोस्ड वर्ड्स, उभरे हुए अल्फाज, रोमन वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल किए, जिनको टच करके एम्बोस्ड होती है जब किसी चीज़ की कोई उभरी हुई शक्ल में, जैसे आपने एम्बोस्ड पेंटिंग्स देखी होंगी जिसमें जो पेंटिंग होती है वो उसके ग्राउंड से या बैकग्राउंड से थोड़ी उभरी हुई होती है। ठीक है जी। इसी तरह के इसने रोमन जो अल्फ़ाबेट्स थे वो इस्तेमाल करके ब्लाइंड लोगों की बेसिक जो रीडिंग और राइटिंग स्किल थी वो उनमें पैदा करने की कोशिश की। तो इस वैलेंटीन हॉय के एफर्ट से इम्प्रेस होकर या इंस्पायर होकर पेरिस में या फ्रांस में और बाकी मुल्कों में भी, स्पेशली ब्रिटेन में, बहुत से लोगों ने इनके लिए स्पेशल बच्चों के लिए रीडिंग मटेरियल बनाने की कोशिश की। इसके लिए लोगों ने वुडन ब्लॉक्स पर जो अल्फ़ाबेट्स थे उनको वुडन ब्लॉक्स के अल्फ़ाबेट्स बनाए। इसके अलावा उन्होंने लकड़ी के अंदर एनग्रेव किए, कंदाकारी की, खोद के उसके अंदर वर्डिंग बनाई। इसके अलावा मोम के ऊपर तो मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा मेथड बनाने की कोशिश की गई कि जिसको टच करके ब्लाइंड लोग उनको रीडिंग राइटिंग स्किल्स जो हैं वो सिखाई जा सकें। स्पेशली जो मटेरियल है वो उन तक उसकी इंस्ट्रक्शंस को कन्वे किया जा सके स्पेशल बच्चों तक, यानी जो मालूमात हैं वो बच्चे खुद टच के ज़रिए पढ़ कर हासिल करें, वरना उन्हें हर चीज़ हमें ज़बानी बतानी पड़ती है। तो इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल इस्तेमाल किए, लेकिन अल्टीमेटली ये प्रूव हुआ कि ये जो तमाम तरीके हैं ये कारगर सही साबित नहीं होंगे स्पेशल बच्चों को पढ़ाने के अतबार से, क्योंकि ये वुडन ब्लॉक्स या मोम के ऊपर यानी वैक्स के ऊपर या लकड़ी के अंदर कुंदाकारी करके यानी एनग्रेव करके जो रीडिंग का मटेरियल तैयार किया गया था उसको टच करके रीड करना ब्लाइंड लोगों के लिए बहरहाल बहुत मुश्किल था इसको सीखना। तो इस मसले का हल वैलेंटीन हॉय के स्कूल में, जो पहला स्कूल 1784 में बना था, इसी का एक स्टूडेंट था 11 साला लुइस ब्रेल। उसने एक सिस्टम दिया था 1829 में जिसे हम ब्रेल सिस्टम कहते हैं। ये इजाद किया था लुइस ब्रेल ने। ये खुद एक ब्लाइंड स्टूडेंट था
पहले उस ब्लाइंड स्कूल का जो वैलेंटाइन हॉय ने इस्टेब्लिश किया था। तो 1829 में इसने ब्रेल सिस्टम इजाद किया था, जिसमें 6 डॉट्स का एक सेट होता है। उनके ज़रिए उनको टच करके एक कार्डबोर्ड, क्योंकि कार्डबोर्ड्स तो पहले भी यूज़ किए जाते थे, लेकिन उनके ऊपर मटेरियल्स को किस तरीके से प्रिंट किया जाता था, एम्बोस किया जाता था। लेकिन कार्डबोर्ड पर अगर आप एक स्टाइलस या सुई से सुराख करते हैं तो दूसरी तरफ उसका उभार बन जाता है। तो 6 डॉट्स का, जैसे एक जो डाइस होता है लूडो का, उसके ऊपर 6 डॉट्स बने होते हैं, इसी तरह सेट होता है 6 डॉट्स का, वो उसके ऊपर स्टाइलस के ज़रिए बनाए जाते हैं। उन 6 डॉट्स के जो सेट होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड डॉट, फर्स्ट सेकंड फिफ्थ डॉट, फर्स्ट थर्ड 6 डॉट, इस तरह मुख्तलिफ किस्म के जो सेट्स हैं उन डॉट्स के, उनसे मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं और उनसे पूरी जो लैंग्वेज है वो क्रिएट की गई। तो ये जो सिस्टम था सबसे पहले लुइस ब्रेल ने इजाद किया था, इसीलिए इसके नाम पर इस सिस्टम को ब्रेल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है जी। और आज भी ये बैकबोन है स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड के लिए। ब्लाइंड लोगों को अगर हम कोई चीज़ मटेरियल पढ़ाना चाहते हैं तो हम उन्हें ब्रेल के ज़रिए पढ़ाएंगे। वो उन 6 डॉट्स के सेट को टच करते हैं, एक कार्डबोर्ड हम लेते हैं, गत्ता, ठीक है जी, उस पर स्टाइलस से सुराख करते हैं, उसके लिए एक स्लेट बनी होती है जिसमें 6 डॉट्स, जैसे मैंने बताया कि डाइस का छक्का होता है, ठीक है जी, इस तरह उस पर 6 डॉट्स बने होते हैं। उनमें वो मुख्तलिफ़ किस्म के सुराख करके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स बनाते हैं। जब एक तरफ से सुराख करते हैं तो उसकी अपोजिट साइड जो है वो एम्बोस हो जाती है, वो जो डॉट्स हैं वो एम्बोस हो जाते हैं, उभरे हुए होते हैं, उनको फिर वो ब्लाइंड लोग टच करके और रीड करते हैं फिर। तो ये लुइस ब्रेल ने 1829 में सिस्टम इजाद किया था, जो आज तक इस्तेमाल हो रहा है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्लाइंड बच्चों के एजुकेशन के हवाले से। इसके बाद फ्रांस के बाद ब्रिटेन में स्पेशल जो ब्लाइंड बच्चे थे उनके एजुकेशन का बंदोबस्त किया गया और 1791 में एडवर्ड रुस्टन, जो खुद एक ब्लाइंड पोएट था, उसने ब्लाइंड बच्चों के लिए एक इदारा बनाया ब्रिटेन में, ठीक है जी। और इसका जो सिलेबस था वो बेसिकली वो भी ये चाहता था कि जो बच्चे हैं ये डिग्निफाइड वेज ऑफ अर्निंग इनकी होनी चाहिए, ये मुअज़्ज़ज़ यानी इज़्ज़तदार तरीके से इनको कमाना चाहिए, ना कि ये स्लेव के तौर पे बेचे जाएं, प्रोस्टिट्यूशन में धकेले जाएं या इनको बैगिंग इनसे करवाई जाए। इसकी बजाय ये खुद अर्न कर सकें डिग्निफाइड वेज के ज़रिए, ठीक है जी। इसलिए इसका जो सिलेबस था वो म्यूज़िक और ट्रेडिंग स्किल्स ये ख़ास तौर पर फोकस किया गया था, ताकि ब्लाइंड लोग खुद से कमा सकें, खुद से अर्न कर सकें और सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल तरीके से रह सकें। तो ये जो म्यूज़िक है ये आज भी ट्रेंड मौजूद है। ब्लाइंड जहाँ भी स्कूल्स होते हैं वहाँ सिलेबस के अंदर जहाँ वोकेशनल स्किल्स होती हैं उसके साथ साथ ज़्यादातर म्यूज़िक का एक चैप्टर या सब्जेक्ट ज़रूर होता है करिकुलम में। तो स्पेशल बच्चों के लिए आज भी जो पाकिस्तान में जितने भी इदारे हैं या इवन मे भी इंडिया में भी, तो ब्लाइंड बच्चों के लिए म्यूज़िक का एक टॉपिक रखा जाता है, क्योंकि म्यूज़िक सीखना उनके लिए बहरहाल कदरे आसान होता है, तो इस फील्ड में वो जा सकें। इसके अलावा ब्रिटेन में जो स्कूल्स बने, जैसे मैंने बताया 1791 में एडवर्ड रुस्टन ने बनाया, इसी तरह 1799 में एक और स्कूल बना लंदन स्कूल फॉर द ब्लाइंड। इसमें भी जो सिलेबस था वही म्यूज़िक और ट्रेडिंग स्किल्स, इसी पर फोकस किया गया। रीडिंग राइटिंग वगैरह को सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया था, क्योंकि तब तक वहाँ ये मानना था कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको रीडिंग राइटिंग नहीं सिखाई जा सकती, इसलिए उनको म्यूज़िक और जो ट्रेडिंग स्किल्स हैं वो सिखाई जाएँ, ताकि वो एक डिग्निफाइड वे ऑफ अर्निंग उनकी होनी चाहिए, वो बाइज़्ज़त तरीके से कमा सकें, अपना ख्याल खुद रख सकें, सोसाइटी पर बोझ ना बने। तो इस मकसद के लिए उन्हें ट्रेडिंग स्किल्स और म्यूज़िक वगैरह सिखाया जाता था, ठीक है जी। इसके बाद अमेरिका में ब्लाइंड लोगों के हवाले से बहुत ज़्यादा काम हुआ, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन ओवरऑल इसकी जो हिस्ट्री है वो अमेरिका में बड़ी रिच है। इस पर जो लेजिस्लेशन भी हुई है वो अमेरिका में बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके बाद अमेरिका में बहुत ज़्यादा काम हुआ और 1829 में अमेरिका में पहला स्कूल बना द पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड। ये सैमुअल ग्रिडली होव, ये बड़ा ही फेमस है स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड के हवाले से अमेरिका में, और इसका जो बनाया हुआ स्कूल है 1821 में द पर्किन स्कूल फॉर ब्लाइंड अमेरिका में सबसे पुराना स्कूल है ब्लाइंड लोगों की, या स्पेशल एजुकेशन के हवाले से ये सबसे पुराना इदारा है अमेरिका का, ठीक है जी। तो यहाँ सबसे ज़्यादा काम हुआ ब्लाइंड लोगों के हवाले से, और मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशंस और मटीरियल्स वो क्रेडिट जाता है इस पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड को। बल्कि आजकल एक मशीन इस्तेमाल होती है टाइपराइटर की तरह की, बजाय कि स्टूडेंट
वो कार्डबोर्ड पर एक स्टाइलस के ज़रिए एक एक सुराख करे, इससे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगती है इस ब्लाइंड बच्चे की, वो स्लेट के ज़रिए उस कार्डबोर्ड पर अगर वो सुराख करता है। इसकी बजाय टाइपराइटर टाइप एक मशीन होती है जिसे द पर्कन मशीन कहते हैं, उसका नाम भी इसी स्कूल के नाम पर रखा गया, क्योंकि इस स्कूल ने पर्कन मशीन के साथ साथ और बहुत सारे इस तरह के मटीरियल्स हैं वो इन्वेंट किए ब्लाइंड लोगों के हवाले से। तो पर्कन स्कूल जो है, इसके जो फेमस स्टूडेंट्स हैं उनमें एनी सुलेवान और हेलन केलर स्पेशली मशहूर हैं। हेलन केलर और एनी सुलेवान दोनों इसके स्टूडेंट्स भी हैं, और हेलन केलर जो बजाते खुद ब्लाइंड थी, डेफ थी और डम थी, ऑब्वियसली वो सुन बोल नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि 19 ईयर्स ऑफ एज में 19 मंथ्स की एज में उसे एक डिजीज़ की वजह से वो अपनी ये तमाम जो एबिलिटीज़ हैं वो खो बैठी थी, और वो एक वाइल्ड सा बच्चा था जिसे कोई सादा तरीन काम करना भी नहीं आते थे। तो उसकी टीचर भी थी एनी सुलेवान। एनी सुलेवान को जब इसका चार्ज दिया गया तो एनी सुलेवान ने उसे एजुकेट करना स्टार्ट किया मुख्तलिफ़ किस्म के मेथड स्टार्ट करके, और इसको एजुकेट करने के वाले से एनी सुलेवान बजाते खुद बहुत फेमस हुई, और इसने स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड के वाले से बहुत ज़्यादा काम किया। तो हेलन केलर और एनी सुलेवान सैमुअल ग्रिडली होव के बनाए हुए द पर्कन स्कूल फॉर द ब्लाइंड के ही फेमस स्टूडेंट्स हैं, और द पर्कन स्कूल पहला ब्लाइंड स्कूल है अमेरिका का, और द पर्कन स्कूल फॉर द ब्लाइंड इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी मटीरियल्स जो हैं वो इन्वेंट किए ब्लाइंड लोगों के हवाले से। ठीक है जी। इसके साथ साथ ये सिलसिला जारी रहा पूरी दुनिया में, और ब्लाइंड लोगों के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की इन्वेंशंस होती रहीं। इसमें जो ब्रेक थ्रू आया वो 1862 में हरमन स्नेलन ने स्नेलन चार्ट बनाया, जो विजुअल एक्विटी या जो ब्लाइंडनेस है उसका लेवल चेक करने का, कि वो विजुअल एक्विटी कितनी है, कितना ब्लाइंडनेस का लेवल है, कोई पर्सन कितना देख सकता है। इसके लिए एक चार्ट बनाया गया जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। ये स्क्रीनिंग का सबसे सादा, आसान और डिपेंडेबल टूल है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के वर्ड्स ऊपर से नीचे एक तरतीब में लिखे जाते हैं, ऊपर ज़्यादा बड़े, नीचे छोटे 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 होते जाते हैं, और एक ख़ास फासले से लोगों से कहा जाता है कि आप इनको पढ़ें। तो जिस लेवल पर कोई किसी वर्ड्स को पढ़ सकता है वो उसका लेवल जो उनसे मेजर कर लिया जाता है, उससे उसकी विजुअल एक्विटी का पता चला लिया जाता है कि नॉर्मल बंदा कितने फासले देख पा रहा है, और ये जो बंदा है ये बेसिकली कितने फासले से कौन से वर्ड्स पढ़ पा रहा है। तो स्नेलन चार्ट जो है ये हरमन स्नेलन ने 1862 में ईजाद किया था, और ये जो अगर पढ़े लिखे लोग हों तो उनके लिए अल्फ़ाबेट्स होते हैं, और अगर अनएजुकेटेड पर्सनस हों तो उनकी विजुअल एक्विटी मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्बल्स या साइंस यूज़ किए जाते हैं। जैसे फ़र्ज़ किया ई, वो लेफ़्ट साइड पर उसका फेस है या राइट साइड पर उसका फेस है। ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ़ डायरेक्शंस में वो रख के जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको सबसे ऊपर वाली लाइन बताएं, उसमें ई का रुख किस तरफ है, फिर उससे नीचे वाली, फिर उससे नीचे वाली, जिस लाइन तक वो जा पाता है वहाँ उसका विजुअल एक्विटी का लेवल पता चला लिया जाता है। तो हरमन स्नेलन का स्नेलन चार्ट बड़ा ब्रेक थ्रू था विजुअल इम्पेयरमेंट के वाले से, ब्लाइंड लोगों के वाले से, उनकी विजुअल सेंस की मेजरमेंट करने के लिए, स्क्रीनिंग करने के लिए कोई बंदा ब्लाइंड है या नहीं है, वो कितना ब्लाइंड है, यानी उसका विजन का लेवल क्या है, इसको चेक करने के हवाले से। ठीक है जी। इसके बाद 1934 में जो टॉकिंग बुक्स यानी रिकॉर्डेड मटेरियल, वो किसी कैसेट की फॉर्म में, किसी रिकॉर्ड की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इस फॉर्म में मटेरियल्स जारी किए गए ब्लाइंड लोगों के लिए कि बजाय कि वो रीडिंग करें ब्रेल के ज़रिए, वो उनको मटेरियल ज़्यादातर जो है वो ऑडियो फॉर्म में सुना दिया जाए। तो 1934 में जो टॉकिंग बुक्स और इस तरह का जो भी ऑडियो रिकॉर्ड्स, कैसेट्स, तो इस तरह की रिकॉर्डिंग्स जो उनसी हैं वो की गई ब्लाइंड लोगों के हवाले से। इसका आगाज़ 1934 में हुआ। इसके अलावा 1947 में पर्कन ब्रेलर, जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि टाइपराइटर टाइप एक मशीन होती है जिसमें 6 बटन होते हैं 6 डॉट्स टाइप करने के लिए, या 6 डॉट जो स्टाइलिस एक बच्चा बनाता है उसे वो पर्कन मशीन के ज़रिए भी बना सकता है, और उसके अंदर एक कार्डबोर्ड रख दिया जाता है जैसे टाइपराइटर में रखा जाता है, और वो बटनों को दबाई जाता है, और एक साइड पे बटन होता है जिससे वो पेपर ऊपर जाता है और वो टाइप करता जाता है, और उसके अंदर सुराख बनते जाते हैं या डॉट्स बनते जाते हैं जिसके अपोजिट साइड को वो टच करके पढ़ सकते हैं। तो 1947 में पर्कन ब्रेलर और लार्ज प्रिंटेड बुक्स, ताकि जिनकी विज़न है, रेजिजुअल विज़न है, उन बच्चों को लार्ज जो प्रिंटेड बुक्स हैं वो प्रोवाइड की जा सकें, ताकि वो कुछ करीब करके उनको पढ़ने के काबिल हो सकें। इसी तरह 1953 में मेगास्कोप, यानी जिसके ज़रिए कोई जो बारीक मटेरियल है उसको प्रोजेक्ट किया जा सके, मैग्नीफाई करके उसको बड़ा करके किसी जगह पर प्रोजेक्ट किया जाए, जैसे प्रोजेक्टर होता है,
इस तरह मेगास्कोप डेवलप की गई ताकि जो छोटा बारीक मटेरियल है उसको मैग्नीफाई करके प्रेजेंट किया जा सके ब्लाइंड लोगों के सामने, ठीक है जी। इसी तरह 1966 में एक लेज़र केन, जो ब्लाइंड लोग हैं वो केन लेके चलते हैं, तो वो आमतौर पर तो उसको बजाते जाते हैं और रास्ते अगर कोई रुकावट हो तो उनको उसका पता चल जाता है, या कोई आगे खड्डा हो या कोई दीवार हो या कोई चीज़ हो। लेकिन इसके वाले से लेज़र केन बनाई गई कि बच्चे को, वो जो ब्लाइंड पर्सन है उसको वो केन इधर उधर हिलाने के चेक नहीं करना पड़ता, बल्कि वो लेज़र केन खुद ब खुद उसको आइडिया दे देती है। अगर कोई चीज़ सामने कोई पानी हो तो उस पर एक सिग्नल आना शुरू होता है या कोई बेल बजना शुरू हो जाती है, आगे दीवार हो तो मुख्तलिफ़ किस्म की बेल बजती है, तो वो लेज़र के ज़रिए डिटेक्ट कर लेती है कि आगे किसी किस्म की कोई हर्डल तो नहीं है। तो वो 1966 में बनाई गई। इसी तरह 1987 में टॉकिंग टेक्स्ट राइटर, यानी जो ब्रेल मटेरियल है उसको कन्वर्ट किया जा सके रिटन फॉर्म में, जो कॉमन हमारी जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे होते हैं, और ऑडियो फॉर्म में, और जो ऑडियो और कैजुअल जो हमारा कॉमन यूज लैंग्वेज मटेरियल है उसको हम ब्रेल में कन्वर्ट कर सकें। इसके लिए टॉकिंग टेक्स्ट राइटर जो है वो इजाद हुआ। आज इसी के ज़रिए जो प्रिंटर इख्तियार बनाया गया है, जिसके ज़रिए आप नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसको ब्रेल लैंग्वेज में और ब्रेल वाली को नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह उसके ज़रिए प्रिंटिंग कर सकते हैं और बुक्स जो उनसी हैं बहुत ज़्यादा इसके ज़रिए छापी जाती हैं। इसके बाद फिर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम आ गए। आज बहुत सारे ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिसके ज़रिए जो ब्लाइंड लोग हैं वो सुनकर, ख़ास तौर पर जो जैसे टेक्स्ट टू स्पीच एक ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में, जिसमें एक बच्चा जो टच मोबाइल है वो देख तो नहीं पा रहा, ब्लाइंड पर्सन है, लेकिन वो टेक्स्ट टू स्पीच ऑन करके, ठीक है जी, वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है जी, या टॉक बैक के ज़रिए इस्तेमाल कर सकता है। ये जॉज 14 इस तरह के मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिनके ज़रिए ये, और कंप्यूटराइज बहुत सारी एप्लीकेशंस या इस तरह के स्पेशल कंप्यूटर्स बन गए हैं जिनके ज़रिए स्पेशल या ब्लाइंड लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है। तो इस तरह मौजूदा दौर में जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनके एजुकेशन का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट हो चुका है और उनके लिए बड़ा कॉम्पैक्ट सा सिस्टम मौजूद है। बहुत सारे टूल्स, ऑडियो विजुअल एड्स और मशीनरी मौजूद है जिसके ज़रिए हम विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों या ब्लाइंड बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन फॉर द ब्लाइंड यानी स्पेशल स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड की हिस्ट्री 1784 से स्टार्ट होती है, जब वैलेंटाइन हॉय ने फ्रांस में पहला स्कूल बनाया था ब्लाइंड बच्चे जो गलियों में मांगते फिरते थे उनके लिए, और आज तक उसका सिलसिला जारी है और इसमें नित नई जो सी इन्वेंशंस और मटेरियल्स तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स फॉर द मेंटली रिटार्डेड उसे डिस्कस करूँगा इस वक्त, क्योंकि हम फिफ्थ जो इरा है द इरा ऑफ आइसोलेटेड सेटिंग, यानी बच्चों को अलहदा स्कूलों में रखा जाए, स्पेशल स्कूल्स के अंदर उनकी स्पेशल नीड्स के अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करके। तो हमने अब तक स्पेशल स्कूल्स फॉर द डेफ और स्पेशल स्कूल्स फॉर द ब्लाइंड इसको हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम स्पेशल स्कूल्स फॉर द मेंटली रिटार्डेड या जिसे आजकल हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।